चलिए 75 तक हमारे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 76। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76। एन इलेक्ट्रिक हीटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू। इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर है तो ऑब्वियसली सी बात है हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो किस में करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। किस में करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 77। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस पे एप्लीकेबल होता है? बताइए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस पे एप्लीकेबल होता है? ओनली टू अ प्लेन सरफेस एंड नॉट अ स्फेरिकल सरफेस, बोथ प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेस, नाइदर प्लेन नोर स्फेरिकल सरफेस, ओनली टू द स्फेरिकल सरफेस, नॉट टू अ प्लेन सरफेस। किस पे होता है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों पे होता है, प्लेन और स्फेरिकल दोनों पे ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, ये शायद मैं करा चुका हूँ, क्या होती है? सेम होती है एट ऑल पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड क्या होती है? सेम होती है हर एक पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू डिटरमाइन। किसके लिए यूज़ किया जाता है लेफ्ट हैंड रूल को? लेफ्ट हैंड रूल को किस लिए डिटरमाइन किया जाता है? क्या? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए, किसमें? करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर निकालने के लिए, इस वजह से हम यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 80। द मैग्नेटिक द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिपेंड ऑन द masses ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। ओनली डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम, डज नॉट डिपेंड ऑन द आइदर masses ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन देम। ओनली डिपेंड ऑन द masses। किस पे होता है? फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों पे डिपेंड करता है, मास और ऑब्जेक्ट के मासेस पे, और साथ ही साथ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करता है। मासेस से डायरेक्टली वो डिपेंड करता है क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, एक और ये चीज़, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी याद रखना। क्या फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है ग्रेविटेशन फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। वेयर डज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर लाई। सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर का कहाँ लाई करता है? कॉन्केव मिरर का, इसका जो प्रिंटेड एरिया होता है वो बाहर की तरफ होता है, और इसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है वो अंदर केव वाली साइड होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो मिरर होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्केव मिरर बोलते हैं। अब इसका पूछा गया है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, तो इसके ठीक जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के साथ जस्ट सामने, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। द पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग बिकॉज ऑफ। किसकी वजह से? अब कोई चीज़ मूव करेगी तो उसमें कौन काम करेगा? काइनेटिक एनर्जी काम करेगी। तो पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल एंड द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। क्या कहलाती है वो? अभी बताया था, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, इसी को बीच में सब क्या, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, स्फेरिकल मिरर, तो ये किस पे आती है? प्रिंसिपल एक्सिस पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एग्जांपल है काइनेटिक एनर्जी का? वाटर इन अ ओवर हीटेड टैंक। ठीक है, वाटर इन अ ओवर हीटेड टैंक, वाउंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ वॉच, फ्लोइंग वाटर। जब कोई चीज़ चल रही होती है, फ्लो कर रही होती है, तो चल रही है, तो एग्जाम्पल किसकी होगी? काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल होगा वो हमारा। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 85। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v
हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी 200 जूल, फाइंड द न्यू काइनेटिक एनर्जी इफ द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम डबल एंड द वेलोसिटी रिमेन द सेम। अब बताइए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/1/2 mv²। ठीक, ये पहला फार्मूला है, ठीक, बेसिक फार्मूला, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है, 200 जूल दी गई है। अब बताइए, अगर काइनेटिक एनर्जी नई जो निकल के आएगी, हम ना लेते हैं 1/2, इसमें मास को हमने क्या कर दिया है, मास जो हो ऑब्जेक्ट का है वो क्या हो गया, डबल हो गया, मतलब मास जो हो गया वो 2m हो गया है और वेलोसिटी सेम है, मास क्या हो गया। अब बताइए, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, जो नई काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें 2 तो कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, mv², क्या आ जाएगा, mv²। अब ये वाला फार्मूला किसका है, बेसिकली ये पुराने वाले का ही फार्मूला है। ठीक, इसकी जगह पे मैं पुट कर दूं, इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, 200 थी, तो 2 इंटू 200, तो कितना हो जाएगा, नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 400 जूल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए ऑप्शन इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दुगना हो जाएगी, क्योंकि मास दुगना हुआ है तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी जो हो गई वो दुगनी हो जाएगी। अगर वेलोसिटी डबल किया होता तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क और द एनर्जी कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, कोई ऑब्जेक्ट की एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डू वर्क और द एनर्जी कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, मास एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, मास मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन नहीं, पोजीशन ऑफ कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डूइंग द वर्क, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, ये भी नहीं, तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, पोजीशन एंड द कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डूइंग द वर्क, कैसी पोजीशन है और कंडीशन क्या है ऑब्जेक्ट की जो काम कर रही है डूइंग द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, द रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, इम्पल्स, इम्पल्स तो होता है फोर्स इनटू क्या होता है, लार्ज फोर्स फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। एनर्जी जो होती है वो तो कई तरीके में होती है, फोर्स एफ इजिकल्स टू एम ए आता है। ठीक, पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम कर सकते हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे अंदर कितनी पावर है इस बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉड ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 4 मीटर, कितना डिस्प्लेस हुआ, 4 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन द वर्क डन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 4 मीटर में, तो कितना आ जाएगा 80 जूल, ना कि न्यूटन नहीं आएगा। ठीक है, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, वर्क की यूनिट हमारी क्या होती है, जूल होती है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो सम होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की एनर्जी का जो सम होता है उसको बोलते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। Next question number 90. On the cold morning, a metal surface will feel colder to touch than the wooden surface. This is because metal has a high specific heat, metal has a high thermal conductivity, metal has low specific heat, या metal has a low thermal conductivity. बताइए क्या होगा, metal has high thermal conductivity, इसी वजह से metal surface कोल्ड होती हैं टू टच देन अ वुड सरफेस, क्योंकि मेटल की जो होती है वो हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। Next question number 91. What is the temperature at which liquid begins to boil at atmospheric pressure? तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल है ना, टू बॉयल, तो उसको बोलेंगे बॉयल। और जब लिक्विड मेल्ट, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एट विच टेम्परेचर, एट विच आर लिक्विड आर लिक्विड बिगिन टू मेल्ट, क्या होती है, बिगिन टू मेल्ट एट एटमॉस्फेरिक, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 92, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय विच हीट एमिटेड बाय द सन रीचेस टू अर्थ, द अर्थ इज, किस मेथड से देते हैं सन से अर्थ पे लाइट आती है, कन्वेक्शन, कंडक्शन
रेडिएशन किससे आती है? रेडिएशन से आती। लाइट अर्थ तक कैसे पहुंचती? रेडिएशन से पहुंचती। ठीक है, जब कंडक्टर के अंदर होता है तो कंडक्शन, रेडिएशन हमारे अर्थ से, सन से लाइट जो है वो अर्थ पे आती है बाई रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, द इक्वेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर और ऑल्सो द मास एनर्जी रिलेशन आर गिवन बाई, किसने दिया था ये रिलेशन? किसने दिया था? प्लैंक कांस्टेंट? नहीं। आइंस्टाइन? न्यूटन? नहीं। हर्ट्ज? नहीं। तो किसने दिया था? आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया था E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, जिसको एक और नाम से बोला जाता है मास एनर्जी इक्वेशन। Next question number 94. The liquid solid is used in a nuclear reactor. Its function is to cool the reaction product. नहीं, टू एक्ट एज अ हीट एक्सचेंजर। हाँ, तो लिक्विड सोडियम जो होता है वो एक्ट करता है एज अ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, हीट को एक्सचेंज करने के लिए फिल किया जाता है लिक्विड सोडियम। ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है? लिक्विड सोडियम किसके अंदर? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर लिक्विड सोडियम यूज किया जाता है टू एक्ट एज अ हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस बाय अ सन इज ड्यू टू, किसकी वजह से? अब सॉरी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द सन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है? तो सन में हमेशा जो होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। क्या होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। अतः रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स कितनी होती है? 100 फेरमी, 50 फेरमी, 1 फेरमी या 2 फेरमी? कितनी होती है? 1 फेरमी होती है। 1 फेरमी मतलब 10 की पावर माइनस 15 मीटर। 1 फेरमी मतलब 10 की पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। और बताइए, ग्रेफाइट इज यूज एज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, किस लिए यूज किया जाता है? एज अ लुब्रिकेंट, एज अ फ्यूल, या एज अ इंसुलेटर, या हाँ किस लिए? वेलोसिटी रिड्यूस कर सके वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन को। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, द साउंड वेव ट्रेवल इन एयर आर, कौन सी होती है? सरफेस, साचा ट्रांसवर्स, लाइट वेव कौन सी होती है? लाइट वेव ट्रांसवर्स कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल। सही है। हाँ, तो साउंड वेव जो होंगी वो कौन सी होंगी? लॉन्गिट्यूडनल। ऑप्शन नंबर डी जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइट रे इज इमिटेड बाय लेज़र। तो लेज़र से एक सिंगल बीम निकलती है, और जो कभी भी लाइट से सिंगल बीम निकलती है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट बहुत सारी रेज एक साथ निकले, सुपर इम्पोज या दो लाइट निकले, दो लाइट रे निकले तो उसको क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेटिक। पॉली बहुत सारी निकले, मोनो मतलब एक लाइट रे निकले तो वो हमारी होती है मोनोक्रोमेटिक होती है। अब लास्ट क्वेश्चन है, द पिच ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आपके लिए होमवर्क है। इसके वीडियो देखने के बाद कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से कभी एक सेशन में। ये टॉप 100 क्वेश्चंस के मैंने पूरे क्वेश्चंस कराए आप लोगों को, जो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ना ही सिर्फ ये एनटीपीसी के लिए ही वो होंगे, एसएससी में कई सारे एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन जो होंगे, क्योंकि एसएससी के भी कुछ क्वेश्चन मैंने डाले थे, क्योंकि एग्जाम जो है वो टीसीएससी करा रहा है। ठीक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, मौज से रहिए। धन्यवाद।